तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र की कार्यप्रणाली या कार्यविधि, मैथोडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखिए, अर्थशास्त्र के अंतर्गत बहुत सारे नियम या सिद्धांत को प्रतिपादित करना पड़ता है और उनका तार्किक विश्लेषण भी हमें करना पड़ता है। तो मैथोडोलॉजी का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। तो मैथोडोलॉजी या कार्यप्रणाली, कार्यविधि क्या है? तो देखिए, अर्थशास्त्र की कार्यप्रणाली व कार्यविधि में उन विधियों का वर्णन शामिल होता है जिनके द्वारा आर्थिक विश्लेषण या आर्थिक अध्ययन किया जाता है। और इसमें प्रमुख रूप से हम 3 बातों का वर्णन करेंगे। एक तो है निगमन व आगमन विधियां, इसको बोलेंगे हम डिडक्टिव एवं इंडक्टिव मेथड। और दूसरा है स्थैतिक व गत्यात्मक विधियां, स्टैटिक एंड कंपैरेटिव मेथड। और तीसरा आंशिक व सामान्य संतुलन, पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम। इन तीनों की बातें हम सेपरेटली करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो पहली को लेकर के चले अपन। पहली बात कर रहे हैं अपन निगमन एवं आगमन प्रणाली, और उसमें भी पहले देख रहे हैं हम निगमन प्रणाली क्या है। तो निगमन प्रणाली देखिए क्या है। निगमन प्रणाली को मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं। निगमन प्रणाली एक एनालिटिकल मेथड है, एक विश्लेषणात्मक रीति है, जिसे हम कई बार तर्क विधि भी कह देते हैं। और विश्लेषणात्मक रीति ये इस अर्थ में है क्योंकि इस विधि के अंतर्गत विश्लेषण व जांच पर अधिक फोकस किया जाता है। विश्लेषण और जांच यानी कि एनालिसिस एंड टेस्टिंग, इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करने से इसका नाम विश्लेषणात्मक रीति है, विश्लेषणात्मक विधि है। और इसे कई बार गणितीय तर्क विधि भी हम लोग कह देते हैं। गणितीय तर्क विधि, क्योंकि इसके अंतर्गत गणितीय तर्क का ज़्यादा प्रयोग होता है, तो ये इसका नाम गणितीय तर्क विधि भी है। एक अर्थशास्त्री में है प्रोफेसर बोल्डिंग। तो प्रोफेसर बोल्डिंग ने इसे बौद्धिक प्रयोग की विधि भी कहा है। बौद्धिक प्रयोग का मतलब मेथड ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट, मेथड ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट की विधि भी कहा है, क्योंकि बोल्डिंग के अनुसार इस विधि के प्रयोग करने के अंतर्गत शार्प दिमाग की जरूरत पड़ती है। बुद्धि, तेज दिमाग हो और तीक्ष्ण विश्लेषण, माइक्रो एनालिसिस हमें इसमें करना पड़ता है। इसलिए इसका नाम जो है बोल्डिंग ने बौद्धिक प्रयोग विधि भी रखा है। कुल मिलाकर के ये विधि क्या है? इस विधि के अंतर्गत हम सामान्य बातों की तरफ से, सामान्य बातों की ओर से विशिष्ट निष्कर्षों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सामान्य बातों से जो विशिष्ट निष्कर्ष हैं उनकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं, एक दृष्टांत लेते हैं अपन। हम मान लेते हैं कि कोई उत्पादक है, कोई प्रोड्यूसर है, और उसके आर्थिक व्यवहार का हमें अध्ययन करना है। किसी भी उत्पादनकर्ता के और उसके व्यवहार, उसका व्यवहार क्या होगा, कितना उत्पादन करेगा, है ना, इस प्रकार की स्टडी हम लोग करना चाहते हैं। तो इस संबंध में हम मान लेते हैं कि एक उत्पादनकर्ता जो है अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। एक अजम्पशन है, एक मान्यता है। और साथ में ये भी मान लेते हैं कि बाजार दशा के अंतर्गत, मार्केट के अंतर्गत परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, परफेक्ट कंपटीशन। तो 2 मान्यताएं लेकर के हम आगे बढ़े। एक्चुअली हम क्या देखना चाह रहे हैं? किसी भी उत्पादनकर्ता के व्यवहार की स्टडी कर रहे हैं। इसके लिए 2 अजम्पशंस हमने ली। पहली कौन सी? कि उत्पादनकर्ता अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है, और दूसरा
बाजार की दशा के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगी बाजार की स्थिति है। इन दोनों मान्यताओं को लेकर के और उत्पादनकर्ता का हमें अध्ययन करना है, उसके व्यवहार का अध्ययन करना है। तो चूंकि पूर्ण प्रतियोगी बाजार की स्थिति देखने को मिलती है और पूर्ण प्रतियोगी बाजार की बात सामने आते ही हम लोग ये जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत जो कीमत है वो सीमांत लागत के बराबर होती है। प्राइस विल बी इक्वल टू मार्जिन कॉस्ट, इस प्रकार की स्थिति होती है। अर्थात कीमत जो है वो उत्पादनकर्ता के लिए दी हुई मान ली गई है। अब उत्पादनकर्ता उस बिंदु तक उत्पादन करेगा जिस बिंदु तक या उत्पादन करना चाहेगा या उत्पादन करेगा, एक ही बात है, जिस बिंदु पर सीमांत लागत बराबर हो जाए कीमत के। तो इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दो मान्यताओं को लेकर चलने पर उत्पादनकर्ता क्या करेगा, कितना प्रोडक्शन करेगा। तो उत्पादनकर्ता उस बिंदु तक उत्पादन करेगा जिस बिंदु पर प्राइस जो है वो सीमांत लागत के बराबर हो जाए। तो हम ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो निगमन प्रणाली है, तो इस प्रणाली के अंतर्गत हम मानव प्रकृति की कुछ आधारभूत सामान्य एवं निर्विवाद बातों को आधार मानकर विशिष्ट सिद्धांतों एवं नियमों का निर्माण करते हैं। इस प्रणाली में हम शाश्वत सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य या तथ्य की खोज करते हैं और सामान्य तत्वों से विशेष तथ्य निकालते हैं। सामान्य की ओर, मैंने बताया आपको, विशिष्ट की ओर चलते हैं। अर्थात इस प्रणाली के अंतर्गत हमारी खोज का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है और इसे तर्क विधि भी कह सकते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया। इसमें विश्लेषण व जांच पर अधिक जोर दिया जाता है। ये बात मैं पहले कर चुका हूं, इसलिए इस मेथड का नाम विश्लेषणात्मक विधि भी है। इस विधि के कौन कौन से गुण हैं और लाभ हैं? तो देखिए, आर्थिक जगत के अध्ययन में सुविधा का होना, यह बड़ा एक गुण है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा है कि आर्थिक जगत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका अध्ययन हम सब परिस्थितियों के आधार पर करते हैं, फिर भी वास्तविकता की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार ये अध्ययन में काफी सुविधा पहुंचाती है। दूसरा, सिद्धांत के निर्माण की एक उच्च कोटि की परिष्कृत विधि मानी गई है। विभिन्न मान्यताओं के आधार पर निष्कर्ष निकालने में काफी सावधानी होती है। इससे महत्वपूर्ण तत्वों का उपयोग किया जाता है, जिससे मस्तिष्क की तीव्रता में वृद्धि होती है। ये बात पहले कर चुके हैं, क्योंकि प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा कि ये इसको प्रयोग विधि माना है। इस अर्थ में, क्योंकि इसमें थोड़े से तेज दिमाग की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसका नाम बौद्धिक प्रयोग विधि भी रखा गया है। तीसरा, ये विधि आगमन विधि के सहायक के रूप में काम आती है। जो आगे अपन बात करेंगे, आगमन विधि उसके हेल्पिंग में काम आती है। आगमन विधि में पहले तथ्य और आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और फिर उसमें तर्क व विश्लेषण की सहायता से विभिन्न राशियों में परस्पर संबंध स्थापित किए जाते हैं, जिससे सिद्धांत और नियम बन पाते हैं। दूसरा, गणित व तर्क का उपयोग होने के कारण, क्योंकि इसमें मैथ्स का ज़्यादा उपयोग होता है इस निगमन विधि के अंतर्गत, इससे प्राप्त निष्कर्ष बड़े सटीक होते हैं और इसके कारण से ही इस विधि का महत्व है और ज़्यादा बढ़ जाता है। कौन सी कमियां हैं इसके अंतर्गत निगमन विधि की? तो निष्कर्षों की सत्यता से मान्यताओं की सत्यता पर आश्रित होना, ये कमी है इसमें। निगमन विधि के कुछ आलोचक बताते हैं कि इस विधि से प्राप्त निष्कर्षों की सत्यता मान्यताओं की सत्यता पर निर्भर करती है। यदि मान्यता यह है वास्तविक है तो निष्कर्ष भी वास्तविक होंगे। इस विधि के परिणाम सार्वभौमिक नहीं होते, पर यह कहा जाता है कि निगमन विधि से प्राप्त परिणाम सभी देशों में व सभी समयों में समान रूप से लागू नहीं होते। इसलिए उनके आधार पर सरकारी नीतियां बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब देखिए आगमन विधि। निगमन विधि की अपन ने बात की और अब देख रहे हैं अपन आगमन विधि, दूसरी विधि। इसका नाम है इंडक्टिव मेथड। तो इसे तथ्य विधि भी हम लोग कह सकते हैं। तथ्य विधि भी इसका नाम है आगमन विधि का। और इस विधि के अंतर्गत प्रयोग
और तथ्य के आधार पर हम लोग सिद्धांत बनाते हैं, नियम बनाते हैं। और ये मुख्य रूप से दो प्रकार की हो सकती है, प्रयोग विधि और सांख्यिकी विधि, स्टैटिकल मेथड। प्रयोग विधि के अंतर्गत क्या होता है? प्रयोग विधि के अंतर्गत हम लोग प्रयोग करके देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल अपन लें कि जैसे दो स्कूलें हैं, दो स्कूलों में एक स्कूल के बच्चों को दूध पिलाया जाता है आहार के रूप में और दूसरों को नहीं पिलाया जाता है। तो एक टाइम के बाद में हम दोनों उनकी ग्रोथ के ऊपर स्टडी करते हैं कि उनके ग्रोथ में क्या फर्क रहा। तो इस प्रकार का प्रयोग करके जब हम बात देखते हैं तो उसका मतलब वो क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसमें आगमन विधि का प्रकार है। दूसरा सांख्यिकी विधि, स्टैटिकल मेथड, इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि डेटाज को कलेक्शन करते हैं और उसका क्लासिफिकेशन करते हैं और देन उनका एनालिसिस करते हैं। तो ये दो प्रकार की मेथड है। तो ये आगमन प्रणाली के गुण क्या है? अच्छा, मैं वापस आइए एक बार आप। तो निगमन विधि में अपन सामान्य से विशिष्ट की ओर चल रहे थे और आगमन विधि में अपन विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। ये बड़ा इसमें एक अंतर है दोनों विधि के अंदर। तो देखिए, आगमन प्रणाली के कौन कौन से मेरिट्स हैं। चूंकि इस प्रणाली द्वारा प्रतिपादित नियम वास्तविक तथ्यों एवं घटनाओं के अवलोकन, परीक्षण एवं समन्वय पर आधारित होते हैं, अतः वे प्राय वास्तविक, विश्वसनीय और सत्य होते हैं। दूसरा, इस प्रणाली में सिद्धांतों एवं नियमों को ऐतिहासिक अनुभव, वास्तविक प्रयोग एवं परीक्षण द्वारा टेस्ट किया जा सकता है, जबकि सुविधा निगमन प्रणाली में नहीं होती है। तीसरा, यह प्रणाली आर्थिक प्रवृत्तियों की जटिलता पर भी उचित ध्यान देकर यह स्पष्ट कर देती है कि सभी सिद्धांत सार्वभौमिक एवं सार्वजनिक नहीं होते, वरन कुछ दी हुई परिस्थितियों, समय और स्थान पर ही लागू होते हैं। ये एक कमी है इसमें। नेक्स्ट, ये प्रणाली निगमन प्रणाली की सहायक मानी जा सकती है, क्योंकि निगमन प्रणाली के निष्कर्षों की आगमन प्रणाली से प्राप्त तथ्यों द्वारा पुष्टि की जा सकती है तथा निगमन प्रणाली की त्रुटियों को स्पष्ट भी कर सकते हैं। कौन कौन से इसके डिमेरिट्स हैं? यद्यपि आगमन प्रणाली आर्थिक घटनाओं के अवलोकन, प्रयोग एवं परीक्षण पर आधारित होने से वास्तविकता के भी अधिक निकट है, फिर भी इस प्रणाली के अंतर्गत कुछ कमियां हैं। और वो कमियां कौन सी हैं? ये प्रणाली बाहर से देखने में जितनी सरल है, व्यवहार में उतनी ज़्यादा जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है और कठिन। आर्थिक घटनाओं संबंधी आंकड़ों और तथ्यों को कलेक्ट करना और उनमें पारस्परिक समन्वय स्थापित करना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। केवल प्रशिक्षित, ट्रेंड जो व्यक्ति है वही इसे काम में ले सकता है। इस प्रकार से ये एक कठिन और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। ये प्रणाली खर्चीली ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है। जैसे कि कोई भी इन्वेस्टिगेटर को हायर करना और उसको प्रशिक्षण करने की उसकी व्यवस्था करना और डेटाज को कलेक्शन करना, उनका क्लासिफिकेशन करना, उनका एनालिसिस करना, इन चीज़ों के अंदर क्या है कि ज़्यादा धन और समय खर्च होता है। इस प्रकार से एक इसमें कमी है। आगमन प्रणाली की सार्थकता और सत्यता बहुत विस्तृत क्षेत्रों के अध्ययन एवं निरीक्षण पर निर्भर करती है। अगर साधन और समय की सीमितता के कारण जल्दी में सीमित क्षेत्र के अध्ययन और निरीक्षण से संबंधित प्रतिपादित कर दिए जाए तो गलती होने की संभावना बराबर बनी रहती है।